मैं हूं आंचल सिंह। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को 2 हफ्तों तक बढ़ा दिया गया है और इसी लॉकडाउन के बीच 2 अहम खबरें हैं जो कहीं लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते दब गई थी, उस पर हम बात करेंगे। पहली है पालघर की घटना और दिल्ली हिंसा से लेकर दूसरी घटना है, इस पर हम बात करेंगे। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, पहली जो खबर है वो दिल्ली हिंसा को लेकर है। दिल्ली हिंसा में जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, जिस तरीके से मामले सामने आए थे, अब योगी आदित्यनाथ का जो फॉर्मूला था उत्तर प्रदेश में कि क्लेम कमीशन बनाई गई थी और जितना भी नुकसान हुआ था वो उन उपद्रवियों से वसूला गया था। अब वैसे ही दिल्ली में होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि क्लेम कमिश्नर नियुक्त किया जाए और जितनी भी इसमें नुकसान हुआ है, जिन लोगों ने नुकसान किया है, उन्हीं से भरपाई होगी। और वहीं पर दूसरी बड़ी खबर है पालघर की घटना को लेकर कि पालघर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि इसे एसआईटी या सीबीआई जांच को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो पहली घटना का जिक्र आपने किया, दिल्ली दंगे, इस दिल्ली दंगे को लेकर के पहले दिन से दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय मान रहा था कि इसमें बाहरी शक्तियों का हाथ है, क्योंकि जितने भी एरिया में रिपोर्टर जा रहे थे और रिपोर्टिंग कर रहे थे और पुलिस जा रही थी, ज़्यादातर लोगों का यह कहना था कि लोग यहाँ के स्थानीय नहीं थे, दंगा करने वाले बाहर से थे, हमने पहचाना नहीं। तो डे फर्स्ट से ये दिल्ली पुलिस इसी पे काम कर रही थी कि बाहर से अन्य राज्यों के लोग आए, जिसमें उत्तर प्रदेश से सीमा सटती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए होने के कारण ये ऐसी भी खबरें थी कि वहां से काफ़ी मात्रा में ईस्ट दिल्ली के अंदर बसें आई थी, जिसमें भर करके लोग आए थे और वो भजनपुरा एरिया में एक जगह इकट्ठे हुए जहां सीए के विरोध का कैंप लगा था। वहीं से हिंसा एक तरफ से चलती है और यमुना विहार और भजनपुरा एरिया होते हुए ब्रज विहार, वो ईस्ट दिल्ली का जो क्षेत्र है, वहां भारी हिंसा हुई थी और इसलिए उसके तार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों से भी जुड़े हैं। इस एंगल से जब दिल्ली पुलिस ने जांच की, क्राइम ब्रांच ने, तो उनको पता लगा कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ है और ये वही पीएफआई है जिसने इस दिल्ली दंगे के पहले उत्तर प्रदेश और अन्य जगह भी कई ऐसी एक्टिविटी हुई जो सीए के विरोध को लेकर हिंसक झड़पें हुई थी। तो उस एंगल से काम चल ही रहा था और उसी एंगल को देखते हुए ही गृह मंत्रालय ने यूएपीए कानून बनाया। उसके तहत सख्त कार्रवाई करते हुए, आपको पता होगा इस कानून का भी जब मोदी सरकार ने यूएपीए सदन में पेश किया तो कांग्रेस ने इसका भरपूर विरोध किया, भरसक विरोध किया कि यह कानून सख्त है, लागू नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार यह कह रही थी कि हम जो भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, इस देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनको सख्त से सजा देने के लिए कृत संकल्प हैं और इसलिए उन्हीं के लिए हमने बनाया है। तो उस समय उसमें मोहम्मद दानिश, पीएफआई का जो प्रमुख है, वो पकड़ा गया और फिर उसके निशानदेही पे उमर खालिद जो जेएनयू से था, फिर उसमें ताहिर हुसैन जो एक पार्षद था आम आदमी पार्टी का, फिर मिरान हैदर और सफरोजा जगरार, ये पकड़े गए थे। और इसके खिलाफ फिर जो कानून के वजह से जो बौखलाहट हमें देखने को मिली थी विपक्ष में, तो इसकी कार्रवाई चल ही रही थी और लेकिन पुलिस मांग कर रही थी कि जिन लोगों ने ये यहां दंगे किए हैं दिल्ली में और जो नुकसान किया है प्रॉपर्टी का, उसमें आम आदमी का भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। लगभग 122 घरों को आग लगा दी गई, 322 दुकानें जला दी गई और 301 वाहन उसमें जला दिए गए थे। ईस्ट दिल्ली के यमुना विहार एरिया में ही सड़क के किनारे खड़ी हुई गाड़ियां, उसमें छात्रों की बाइकें, और उसको एक तरफ से दंगाई जलाते चले गए थे। तो वो सारा कुछ जो हुआ ये यूएपीए में भी कवर होता है, लेकिन दिल्ली सरकार की वजह से कि भाई एक ऐसा उदासीनता थी कि उन जो दंगाई थे उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए कोई सख्त कानून बने, इसकी दिल्ली सरकार की तरफ से मांग होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। उसके फिर लेकर के कोर्ट में मूव हुआ गृह मंत्रालय और बाकी लोग गए, तो गृह मंत्रालय ने तो यूएपीए कानून बना दिया, लेकिन जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम थी उन्होंने ही इसको आग्रह किया कि इसमें जो लोगों का नुकसान हुआ है इसके लिए
एक जो है क्लेम कमिश्नर नियुक्त होना चाहिए और वो क्लेम कमिश्नर ये तय करे कि कितना नुकसान हुआ है, किस व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ है और उस व्यक्ति को उसके बदले में कितना मुआवजा दिया जाए। आपको बता दूं कि क्लेम कमिश्नर के लिए ये हाई कोर्ट में मूव हुई थी, क्राइम ब्रांच हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है और उसमें पहले से ही जो टीमें हैं बना करके जांच की गई थी। उसमें 18 टीम बनाई गई, एक टीम में 60 मेंबर उसमें रखे गए थे और वो पहले से ही इसका आकलन कर रहे थे कि पूरे क्षेत्र में ये जो नुकसान हुआ है ये कितना नुकसान हुआ है। तो वो लेकिन एक लोगों को राहत देना ये एक बहुत बड़ा काम है और इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा। यदि कोई नुकसान की भरपाई नहीं करने को तैयार होता, जो लोग जेल में बंद हैं वो कहेंगे साहब हम तो पैसे नहीं दे सकते, या इतने ही पैसे क्यों दें। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के हिस्से में 10 लाख आया कि भाई जो बंद है उसको डिवाइड कर दिया जाता है जेल में बंद लोगों में कि आपको 10 लाख रुपया देना है क्योंकि जो नुकसान हुआ है, मकान जले हैं, दुकान जली है, 301 वाहन जले हैं, उसका मान लीजिए एक दंगाई के हिस्से में 10 लाख रुपया देनदारी आती है। ये 10 लाख कौन तय करेगा? तो उसके लिए कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो ये तय करे कि कितना मुआवजा देना है एक व्यक्ति को, दंगाई को। नंबर 2, अगर कोई दंगाई उसको पेमेंट नहीं करता है तो किसी को ये पावर होनी चाहिए कि फिर वो उसके बदले उसको सजा में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए एक क्लेम कमिश्नर का होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सबसे पहल की थी जब सीए के नाम पर वहां हिंसा की गई, वहां तोड़फोड़ की गई। योगी सरकार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था पूरे देश के सामने कि इन दंगाइयों को सख्त से सख्त कानून में बंद करिए पहले तो, फिर उसके बाद इन्हीं से जो नुकसान है उसकी भरपाई वसूल करिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि अगर किसी का नुकसान करते हैं, कोई सरकारी गाड़ी को तोड़ते हैं, कोई किसी दुकान को नुकसान करते हैं, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हैं, तो उसका पैसा भी तुमको देना पड़ेगा। तब उसके लिए वो विचार करेंगे 100 बार एक पत्थर चलाने से पहले, क्योंकि अभी तो पत्थर उठाओ कोई भी किसी को तोड़ दो। तो योगी जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था और तब से ही ये मांग पूरे देश से उठ रही थी कि सीए के नाम पर ये जो लोग दंगा कर रहे हैं, ये जो पथराव करते हैं, ये जो पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, आम प्रॉपर्टी को जला डालते हैं, इनसे ये वसूली की जाए ताकि इनको सबक मिले। क्योंकि दंगे में पत्थर लगने की सजा, किसी के सर पे पत्थर लगा थोड़ी सी सजा मिलती है, 2-4 महीने में वो जमानत होकर बाहर आ जाता है। लेकिन जब तक इनसे वसूली नहीं की जाएगी तो वसूली करने वाले को तब तक ये नहीं पता लगेगा दंगाई को कि नुकसान करने का नतीजा क्या होता है। किसी की गाड़ी जला देना आसान है, लेकिन उसका पीड़ा क्या होती है जिसकी प्रॉपर्टी जलती है, इसको तब तक वो महसूस नहीं करेंगे दंगाई जब तक उनसे वसूली नहीं होगी। तो आज का जो ये फैसला है दिल्ली हाई कोर्ट का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जो दिल्ली में दंगा करने वाले थे उन लोगों को तो सबक मिल ही गया। आगे से बाकी लोग भी अगर कोई ऐसी गतिविधि करने को सोच भी रहे होंगे 100 बार सोचेंगे, क्योंकि आप देखिए इतना बड़ा नुकसान, इसकी भरपाई में उनकी पीढ़ियां बीत जाएंगी लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाएंगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, अब आदेश हो चुका है, उसका कमिश्नर तय हो जाएगा, उनको मुआवजे भी मिलेंगे जिन लोगों का नुकसान हुआ है। क्योंकि जिनका नुकसान किया गया वो एक आम आदमी थे, उनका कोई इस दंगे से लेना देना नहीं है, तो उनको भी इसका जब मुआवजा मिलेगा तो लोगों को भी इसकी राहत मिलेगी। सर, वहीं पालघर की घटना पर बात करें तो पालघर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि सीबीआई या एसआईटी से जांच क्यों नहीं करवाई जा रही। हाँ, इस पर असल में क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसकी जांच सीआईडी को दी है। तो सीआईडी को लेकर के पहले दिन से ये संत समाज ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि सीआईडी राज्य सरकार के अधीन होती है और जो सीआईडी का सबसे बड़ा पद है वो एडीजी रैंक का होता है और ये जो एडीजी है ये राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो वो जो राज्य सरकार के अधीन अधिकारी काम कर रहे हैं वो किस तरह से पुलिस की संलिप्तता को सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि उसमें साफ देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता महाराष्ट्र के दंगों में है, क्योंकि वो खड़े दिख रहे हैं और उनकी निष्क्रियता दिख रही है, उनकी मौजूदगी में वो दंगा होता है और इसलिए उन्होंने बल प्रयोग भी नहीं किया। तो डाउट आ रहा है कि पुलिस की कहीं ना कहीं मिलीभगत है
और इस एंगल से जांच करने के लिए वही पुलिस का विभाग, सीआईडी के लोग उसी में पुलिस में होते हैं, वो अपने अधिकारियों के खिलाफ कैसे बोल पाएंगे। और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और आदेश दिए हैं कि इसकी जांच या तो एसआईटी से हो या तो सीबीआई से हो। एसआईटी जब गठित होती है तो वो आप देख रहे हैं गृह मंत्रालय के अधीन एसआईटी गठित की जाए जो कि स्वतंत्र रूप से वो जांच कर सके। इसलिए यह भी आज का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। संतों के लिए राहत भरी खबर है और संत ही नहीं, संपूर्ण देश के लिए राहत की खबर है कि जिस तरह से 2 संतों को निर्ममता से वहां हत्या की गई, इसके बाद देश में आक्रोश था और आक्रोश इसी बात को लेकर था कि वहां की राज्य सरकार और सोनिया गांधी से जो सवाल बार बार किए जा रहे थे, ये कांग्रेस, एनसीपी ये मौन थी, इसमें कोई जवाब नहीं दे रही थी। इसी से लोगों के मन में एक आक्रोश पैदा हो रहा था कि एक तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ऊपर से मौन है। अब मजबूरन जब इसकी जांच सीबीआई करेगी तो इसमें कौन लोग हैं उनका भी पता लगेगा और इससे संत समाज भी राहत की सांस लेगा कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।